हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेम्परेचर को कैसे पास करना है एंड टॉप अंडरस्कोर पी को कैसे पास करना है, जो कि दोनों रिक्वेस्ट पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो हमने अभी तक ऑलरेडी 4 रिक्वेस्ट पैरामीटर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम और दो न्यू रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो दो कौन से हैं, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक करके, उसके बाद एक एक करके मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला जो रिक्वेस्ट पैरामीटर है उसका नाम है मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकेन्स, और दूसरा जो रिक्वेस्ट पैरामीटर है वो है स्ट्रीम। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा रिक्वेस्ट पैरामीटर है जिसके बारे में पढ़ना है वो है मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स। तो इसको तो ज़्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका जो नाम है ना, आप लोग नाम से ही पता कर पा रहे होंगे कि इसका क्या काम है। इसका क्या काम है, क्या लग रहा है? देखो, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स, इसका मतलब वो कुछ टोकन्स का लिमिट सेट कर रहा होगा। राइट, मतलब इसको अगर मैं मेंशन मेंशन कर दूंगा तो ये ऐसा कुछ करेगा जो आउटपुट का जो, क्योंकि हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था जो एलएलएम है वो हमेशा जो आउटपुट जनरेट करता है वो टोकन्स के फॉर्म में जनरेट करता है। सपोज जैसे मैंने पूछा था कि व्हाट इज पाइथन, तो एलएलएम ने क्या बोला था कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसने ऐसा बोल दिया। लेकिन ये तो हमें दिखा, ये तो आउटपुट हमें दिखा, लेकिन एलएलएम ने इसको कैसे जनरेट किया होगा? एलएलएम ने इसको टोकन बाई टोकन प्रेडिक्ट करके आउटपुट दिया होगा। ठीक है, तो सपोज मान लो, जस्ट एज्यूम, ये जो मैंने मेरा एजम्पशन ये है कि हर एक वर्ड हर एक टोकन है। ठीक है, तो ये जो पाइथन एक टोकन है, इज एक टोकन है, ए एक टोकन है, प्रोग्रामिंग एक टोकन है, तो लैंग्वेज भी एक टोकन है। तो टोटल कितने टोकन हुए रफली? रफली में देखूँ तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब एलएलएम ने इस लाइन का आउटपुट देने के लिए टोटल 5 टोकन्स जनरेट किया होगा बैकएंड में। मतलब एक रफ है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 5 टोकन्स होगा, क्योंकि टोकन्स मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं। राइट, इस हर एक वर्ड एक टोकन होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मल्टीपल वर्ड मिलाकर भी एक टोकन हो सकता है, या फिर ये जो स्पेस दिख रहा है बीच में वो भी एक टोकन हो सकता है। ठीक है, तो मैं बस ये एजम्पशन ले रहा हूँ कि हर एक वर्ड एक टोकन है, और सपोज मान लो स्पेस भी एक टोकन है। ठीक है, तो इनको भी अगर कंसिडर करा जाएगा तो अभी के लिए हम मानते हैं कि ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ 5 टोकन्स का लाइन है। तो इसीलिए एलएलएम क्या करा होगा, एलएलएम 5 टोकन्स को प्रेडिक्ट किया होगा, उसके बाद ये आउटपुट दिया होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन आउटपुट बन के आया, तो इस आउटपुट के लिए एलएलएम ने टोटल 5 टोकन्स को यूज किया। ठीक है, तो ये जो मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स है, इसको हम पैरामीटर्स में कोई एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं। मतलब मान लो 50 या 60 70, मतलब कुछ भी, मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू लेता है। तो अगर मान लो ये, अगर मैं इसको इंटीजर वैल्यू पास कर दिया 50, इसका मतलब एलएलएम को जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा उसका जो आउटपुट आएगा ना वो हमेशा 50 टोकन्स के अंदर ही होगा। 50 से ज्यादा होगा नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि मैंने मैक्स टोकन्स को सेट कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इसका क्या यूज है। ठीक है, इसको क्यों यूज करना चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि ये टोकन्स को सेट करता है, मतलब टोकन्स लिमिट को सेट करता है। अगर इसको जो नंबर में पास कर दूंगा, एलएलएम उससे ज्यादा टोकन्स को भी यूज करेगा नहीं आउटपुट जनरेट करने के लिए। और एक चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा टोकन्स क्या 2 वे काउंट होता है। ठीक है, हमने एक इनपुट भेजा, हमारा इनपुट भी जाएगा टोकन्स के फॉर्म में और आउटपुट भी आएगा टोकन्स के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ये जो मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन है ना, ये सिर्फ इसी को कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल नहीं होगा। ये इनपुट कितने टोकन्स में डिवाइड होगा वो तो डिपेंड करता है कि हमारे इनपुट के ऊपर। सपोज मैंने पूछा था कि व्हाट इज पाइथन, तो व्हाट इज पाइथन कितने टोकन्स के होंगे वो डिपेंड करता है कि टोकनाइजेशन उसको कितने टोकन्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको वो कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन ये जो आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होने के लिए कितने टोकन्स यूज होंगे वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर मैंने इसको पास कर दिया, मतलब मैं एक अपर लिमिट सेट कर दिया, सो दैट एलएलएम जब भी कोई आउटपुट जनरेट करेगा उससे ज्यादा टोकन्स को भी जाएगा नहीं। ठीक है, तो पहले हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि इसको क्यों यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो पहले कोड एडिटर में आते हैं और इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो ऑलरेडी हमने क्लास प्रोग्राम लिख चुका था। मैं काम करता हूँ, मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, और उसमें ये जो मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स वाला जो पैरामीटर्स है उसको यूज करके देखते हैं कि उसका क्या यूज कैसे। ठीक है, तो मैं एक न्यू फाइल बनाया demo6.py, और इसमें हम मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स का एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, फ्रॉम ओपन एआई इम्पोर्ट ओपन एआई। ठीक है, और उसके बाद हमें .env को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट लोड, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसको समझा नहीं रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुका है। ठीक है, तो हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, लिखा है, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने प्रोग्राम को। क्यों? क्योंकि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करना है, तो हमें इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, मैंने सिंपल प्रोग्राम रखा है और इनपुट को मैंने यहीं पे हार्ड कर दिया है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज पाइथन।
अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो एलएलएम का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना वो उसके हिसाब से फिर आउटपुट देना शुरू करेगा। डिफॉल्ट बिहेवियर कौन सा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई मैक्स आउटपुट टोकन सेट करा नहीं। अगर मैं नहीं करूंगा तो उसके साइड से जो एलएलएम की तरफ से जो मैक्स आउटपुट का जो टोकन्स का जो लिमिट सेट होगा ना वो उसको यूज करेगा। तो उसका भी फिर कोई मैक्स आउटपुट टोकन्स होता है क्या? यस, वो डिपेंड करता है कि एलएलएम का जो हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कोई स्टैटिक नहीं है कि हम इसको याद रखेंगे, ये बार बार चेंज होता रहता है। अभी अगर जीपीटी 5.1 है तो इसका कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होगा, सपोज 5000 टोकन्स, और कोई मॉडल होगा तो उसका 6000 टोकन होगा। तो इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है। तो हमें अगर कभी चेक करना है कि ये मॉडल कितना मैक्स टोकन्स यूज करता है तो हम उसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो एज यूजुअल इसको कैसे चलाएंगे, पाइथन 3 डेमो 6.py। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज पाइथन, और मैंने कोई मैक्स लिमिट सेट करा नहीं था। तो ये क्या करेगा, ये उसके हिसाब से फिर आउटपुट देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें और एक पैरामीटर पास करता हूँ, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स इक्वल, सपोज वाला मैंने कर दिया 100। और मैंने क्या करा, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन इक्वल टू 100 कर दिया। इसका मतलब एलएलएम को मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज पाइथन का तो आंसर दो, लेकिन मैंने जो बोला है मैक्स आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स जो 100 है ना, इसके ऊपर टोकन्स यूज नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर टोकन्स यूज नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो बीच में एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। पिछला वाला का आउटपुट देख लो, बहुत ही प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन था। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। आपको दिखेगा कि ये बीच में मतलब आंसर कट कर गया। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो पाइथन इज हाई लेवल करके स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे देखो देख रहे हो यहीं पे आंसर एंड हुआ। क्यों? जैसे ही यहाँ तक पहुंचा ना, ऑलरेडी हमारा जो लिमिट था वो लिमिट एक्सीड कर गया, मतलब वो लिमिट एडजस्ट हो गया। तो एलएलएम अब क्या करेगा, जैसे ही 100 रीच कर जाएगा वो वहीं पे टर्मिनेट कर देगा आंसर जनरेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो इसीलिए हम मैक्स आउटपुट अंडरस्कोर टोकन यूज करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज नोटिस आ रहा होगा कि आउटपुट क्या हुआ, हमारा आउटपुट हमारा बीच में टर्मिनेट हो गया। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें एक बैड एक्सपीरियंस होगा यूजर को, क्योंकि इसमें यूआई एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होगा? आपको नहीं लगता है यूआई एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही खराब होगा, क्योंकि यूजर कोई क्वेश्चन पूछा और आंसर देते थे बीच में ही रुक गया। ठीक है, देखो ये बेसिकली देखो, ये जो मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन जो यूज होता है ना, इसको बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सपोज वाला मैंने एलएलएम को पूछा व्हाट इज पाइथन, तो उसने पहले क्या करा, मैंने जो मैक्स आउटपुट टोकन मेंशन नहीं किया था तो वो इतना दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कभी एलएलएम क्या देखो, ये कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि एलएलएम बहुत कुछ जनरेट कर देता है। ठीक है, बहुत टोकन्स कंज्यूम करके आउटपुट देना लगता है। तो उस केस में क्या होगा, हमने ये भी डिस्कशन किया था, जो हमारा जो बिलिंग साइकिल्स होता है, कोई भी जो एपीआई हम जो यूज करते हैं, ओपनएआई हो जेमिनी हो, उन सब का बिलिंग्स का जो प्रोसेस है वो कैसे बिल डिसाइड होता है, वो इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपने कितना टोकन्स उसका यूज किया है। जितना टोकन्स यूज करोगे उस हिसाब से फिर आपको बिल आएगा। आपने अगर 1000 टोकन्स यूज किया है तो 1000 टोकन्स का बिल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए टोकन्स जो होते हैं वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमारे ऊपर कितना बिल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो कोई एक अपर लिमिट सेट कर देते हैं ना, सपोज मैंने अपर लिमिट सेट कर दिया 100, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो आउटपुट जब भी आएगा, मेरा जो एप्लीकेशन है जब भी आउटपुट जनरेट करेगा वो 100 टोकन से ज़्यादा लगा नहीं, तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई अपर लिमिट पता नहीं है और एलएलएम ने उसके तरफ से आउटपुट देना शुरू कर रहा है, तो फिर बिलिंग तो कितना भी आ सकता है ना। तो ये जो यूज करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम बीच में हमारा आउटपुट कट कर गया, यूजर एक्सपीरियंस खराब है, लेकिन हमें उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना। ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, हमें कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि जो इंडस्ट्री होता है ना वहाँ पे हमेशा मैक्स लिमिट को सपोर्ट मतलब मेंशन करा जाता है। अगर मैक्स लिमिट को मतलब मेंशन नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर इन केस अगर एलएलएम इनफाइनाइट लूप में चला गया आंसर जनरेट करते वक्त, तो आपको नहीं लगता है कि वो पूरा एडजस्ट कर लेगा सारा हमारा जो जितने भी पेमेंट किए होंगे। तो इसीलिए मैक्स लिमिट को सपोर्ट मतलब मेंशन करा जाता है। और हमें अगर जब कोई पता है, हम अगर मान लो हम ऐसा एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि इसका जब भी कोई आउटपुट मतलब जनरेट करेगा एलएलएम, तो 200 से ज़्यादा टोकन्स यूज होगा नहीं। सपोज मान लो मैंने ऐसा एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है इसका ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, इसमें कितना टोकन्स यूज होंगे? ज़्यादा यूज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी होंगे, 100 भी नहीं होगा, क्योंकि द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, सिंपल। लेकिन अगर मैं मैक्स लिमिट सपोर्ट मतलब मेंशन नहीं करूंगा तो मोर चांस है कि शायद एलएलएम जो आंसर जनरेट करेगा वो तो बताएगा कि कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ऐसा भी हो सकता है उसके बाद वो न्यू दिल्ली के बारे में भी बताना शुरू कर दे। लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ उतना चाहिए कि इंडिया का कैपिटल कौन है, बस। लेकिन एलएलएम हो सकता है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं, हरगिज ये नहीं कि एलएलएम हमेशा वो करेगा कि न्यू दिल्ली के बारे में बताएगा। लेकिन हाँ हो सकता है, अगर मान लो उसने न्यू दिल्ली के बारे में बताना शुरू कर दिया
और ज़्यादा टोकन्स यूज कर लिया तो हमारा तो फिर बिलिंग बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए हम बेसिकली कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं, सिंपल, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन इक्वल टू 100। तो एलएलएम जब भी आउटपुट जनरेट करेगा वो क्या करेगा, इसी 100 टोकन्स के अंदर ही उसको रखेगा। उसके बाद अगर आंसर बीच में कट कर रहा है तो फिर वो हमारा लॉजिक है, हम उसके बाद क्या करना है हम वो डिसाइड करते हैं। इंडस्ट्री में डिसाइड होता है कि इन केस अगर बीच में आंसर कट कर गया तो हमें क्या करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, कि हमें उसको फिर से आंसर को रीजनरेट करके दिखाना चाहिए, या फिर उसको वहाँ पे सपोज मतलब बीच में अगर आंसर कट कर गया, ऐसा मतलब जनरेट हो रहा था यहीं पे कट कर गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक बटन दे सकते हैं यूजर को कि कंटिन्यू करके, ठीक है। अगर वो कंटिन्यू करा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ये सारे इंप्लीमेंटेशन का मतलब यूज कैसे, वो डिपेंड करता है कि हमारा इंप्लीमेंटेशन क्या है, तो फिर उस हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आउटपुट बीच में कट कर गया तो हम मैक्स आउटपुट टोकन्स को यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मैक्स आउटपुट टोकन्स को तो यूज करना ही चाहिए, नहीं तो हमारा क्या कॉस्ट आएगा वो हमारे ऊपर भी नहीं होगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स को यूज करते हैं। और एक और चीज, ये जो पैरामीटर्स है ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट जब जनरेट होगा उस टाइम पे जो टोकन्स यूज होंगे उसको कंट्रोल करेगा, ना कि इनपुट को। इनपुट को कभी, ये मोस्टली बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि अगर मैंने मैक्स आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स मतलब 100 मेंशन कर दिया मतलब ये इनपुट एज वेल एज आउटपुट के लिए कंसीडर होगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के लिए। सपोज मतलब मैंने पूछा, ऐसा मेरा क्वेश्चन था, राइट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सपोज मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा एलएलएम को, तो लेट्स एज्यूम इसमें इतने सारे टोकन्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल सपोज 6 टोकन्स। और मैंने जब ये क्वेश्चन एलएलएम को पूछा, एलएलएम को ये बताया कि मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन का जो लिमिट है वो 50, मैंने ये लिमिट सेट कर दिया। तो आपको क्या लगता है एलएलएम जब आउटपुट जनरेट करेगा 50 टोकन्स तक ले जाएगा या फिर 50 से 6 माइनस कर देगा। 6 को भी माइनस नहीं करेगा, क्योंकि ये इनपुट है, इनपुट का टोकन्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स सिर्फ और सिर्फ आउटपुट जो जनरेट होता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो इसका जब आउटपुट आएगा वो क्या करेगा, ये 50 टोकन्स तक ही हमें आंसर जनरेट करके देगा, 50 टोकन्स के अंदर या फिर मतलब 50 टोकन्स के अंदर, मतलब 50 टोकन्स के ऊपर तो जाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। अगर हमने अपर लिमिट सेट कर दिया तो वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको सिस्टम रोल के बारे में बताया था, आपको याद होगा, राइट। सिस्टम रोल में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एलएलएम का बिहेवियर सेट करते हैं। एलएलएम का बिहेवियर सेट करते हैं मतलब एलएलएम को बताते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें आउटपुट किस टाइप का देना चाहिए। अगर मान लो मैंने सिस्टम रोल में एलएलएम को बताया कि ऑलवेज गिव फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब मैं एलएलएम को बता रहा हूँ कि कुछ भी पूछ ले यूजर, तुम्हें उसको हमेशा 5 लाइन्स में एक्सपांड करके दो आंसर। इवन इफ अगर यूजर ने पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसके लिए भी मुझे 5 लाइन्स का आंसर चाहिए, 5 लाइन तो ले जाओ। अगर मान लो मैंने ऐसे बोल दिया सिस्टम रोल में, लेकिन यहाँ पे मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स को मैं सेट कर दिया 100 या फिर 50, तो क्या करेगा, तुम्हें क्या लगता है किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन को या फिर सिस्टम रोल को। प्रायोरिटी हमेशा इसी को मिलेगा, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स को। क्यों, क्योंकि हमने इसको हार्डकोर कर दिया, तो इसको तो कभी भी वो नेग्लेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप सिस्टम रोल में कुछ भी बता दो। मैं सिस्टम रोल में एलएलएम को बताया कि हमेशा कुछ भी क्वेश्चन पूछे उसको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ बताओ, लेकिन मैक्स लिमिट में कर दिया मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स को 50, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहा, सिस्टम का कोई यूज नहीं है, वो सिस्टम को इग्नोर कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलएलएम को, वो हमेशा मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स को यूज करेगा। तो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं पहले, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मैं अब इनपुट पास नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक मैसेजेस पास करूंगा जहां पे मैं सिस्टम रोल डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो पहले उसको डिफाइन करते हैं, मैं मैसेजेस को कैसे डिफाइन करूंगा, सॉरी ये एक लिस्ट होगा, राइट, जस्ट अ मिनट। क्यों, मैसेजेस में क्या पास करते हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, और जिसमें क्या होता है 2 की रहते हैं, राइट। पहला रहता है कि रोल, उसके बाद कंटेंट, ठीक है। रोल सिस्टम मैंने पास किया और उसके बाद मैंने पास किया कंटेंट, और कंटेंट में बता रहा हूँ ऑलवेज गिव फुल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैसेजेस को यहाँ पे पास कर रहा हूँ, बजाय कि यहाँ पे क्वेश्चन को मैं हार्ड कर नहीं किया, यहाँ पे मैंने ऐसे पास किया मैसेजेस, और इसको ऊपर डिफाइन करता हूँ क्योंकि नीचे हम डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं तो ये एरर थोड़ा है। ये है मैसेजेस, देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर का भी क्वेश्चन मेंशन करना पड़ेगा, रोल यूजर, और कंटेंट पे मैंने पास किया व्हाट इज लिस्ट इन
पाइथन। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, और सिस्टम रोल में मैंने क्या डिफाइन किया है, ऑलवेज गिव फुल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स। तो ये हमेशा मुझे क्या करेगा, अगर मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन अगर नहीं है तो वो मुझे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आउटपुट देगा। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कितना लंबा आता है। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब देखो ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि मतलब फुल एक्सप्लेन करो। तो वो क्या कर रहा है, जितने मतलब जितना हो सकता है वो बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखो यहाँ से इसका आउटपुट कहाँ से आया, देखो मैंने कहाँ पे पूछा था, ओके यहाँ पे था, लाइक पाइथन 3 डेमो 6.py। मैंने पूछा था, मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, और सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी था कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ। तो उसने देखो कितना लंबा मुझे एक्सप्लेनेशन दिया लिस्ट के बारे में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स को मैंने डाल दिया। अब सपोज मान लो मैंने इसको 200 डाल दिया, मतलब 200 टोकन्स तक यूज करो। सिस्टम रोल भी है, सिस्टम में मैं क्या बता रहा हूँ कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ, लेकिन मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स को मैंने क्या करा, मैंने 200 पास कर दिया। तो अब क्या करेगा एलएलएम, एलएलएम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो मतलब अब सिस्टम रोल का कोई यूज ही नहीं है। यूज ही नहीं मतलब ये इसको ध्यान नहीं रखेगा, मतलब उसको पता है कि एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, लेकिन मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स जो 200 है ना, वो जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जा रहा होगा, जैसे ही वो 200 को रीच कर जाएगा ना, उसका आंसर जनरेशन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखना इसका आउटपुट बीच में कट कर जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे पूछा पाइथन 3 डेमो 6.py, ये देखो आता आता यहीं पे रुक गया, यहीं पे रुक गया। क्यों, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते ही उसका टोकन्स का लिमिट एक्सीड कर गया, मतलब 200 तक पहुँच गया, तो वो टर्मिनेट कर दिया एग्जाम को, मतलब आंसर जनरेशन को। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये आंसर जनरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 200 तक पहुंच गया, 200 टोकन्स तक पहुंच गया, तो मान लो यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट बैठा है, उसका काम है वो एलएलएम को, यहाँ पे एलएलएम है, यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट है जो कि वो ये चेक कर रहा है कि अभी तक एलएलएम कितने टोकन्स यूज कर चुका है। ठीक है, उसने पहले आउटपुट जनरेट देना शुरू कर दिया, 100 तक पहुंच गया। ठीक है, ये चेक कर रहा है, ओके 100 तक पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 101 102 ऐसे करते करते जैसे ही 200 तक चलेगा ना, वो क्या करेगा, वो एलएलएम को इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आंसर जनरेशन प्रोसेस बंद कर दो। तो फिर एलएलएम क्या करेगा, अब एलएलएम आंसर देना बंद कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली इससे जैसे ही मैंने मेंशन कर दिया, तो एलएलएम को बाहर से कोई बैठ के एनालाइज कर रहा है कि एलएलएम अभी तो कितना टोकन्स यूज कर चुका है। आप एक इसको रियल वर्ल्ड में चेक करो कि अगर मान लो मैंने कोई आपको एक रैंडम टॉपिक दिया और बोला कि आप इस टॉपिक के बारे में बताना शुरू कर दो, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको कितने टाइम तक बताना है, लेकिन मैं इंटरनली क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टॉप वॉच को मेंटेन कर रहा हूँ। मेरे मन में ये है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक ही बोलने दूंगा, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि आपको सिर्फ 2 मिनट तक ही बताना है। मैंने आपको एक रैंडम टॉपिक दे दिया और मैंने बोल दिया कि अब आप बताना शुरू करो कोई भी। सपोज मान लो मैंने आपको बोला कि टेल मी स्टोरी, मैंने ये नहीं बोला कि आपको कितना टाइम तक बताना है, मैंने सिर्फ इतना बोला कि टेल मी स्टोरी, तो आप स्टोरी बताना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टॉप वॉच का मेंटेन कर रहा हूँ, और जैसे ही 2 मिनट हो जाएगा मैं आपको कहूँगा स्टॉप। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पे भी ऐसा भी है। ठीक है, मतलब मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर जब टोकन्स को मैंने 200 किया, एलएलएम को तो पता नहीं है ना, एलएलएम को सिर्फ सिस्टम इंस्ट्रक्शन में क्या पता है कि उसको फुल डिटेल्स के साथ बताना है, तो फुल डिटेल्स के साथ बताता जा रहा था। तो जैसे ही 200 में पहुंच गया, बाहर से जो कंपोनेंट था जो उसको एनालाइज कर रहा था, उसके ऊपर जो नजर रखा था, उसने एलएलएम को इंस्ट्रक्शन दिया कि अब आंसर जनरेशन बंद कर दो, तो फिर उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका यही काम है, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स का यही काम है, और इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टोकन्स को कंट्रोल, आउटपुट टोकन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। और सेकंड पैरामीटर्स क्या था, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम 2 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक था मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, और सेकंड क्या है, सेकंड है स्ट्रीम। ठीक है, अब है क्या, स्ट्रीम। स्ट्रीम पैरामीटर, नाम से आपको क्या लग रहा है? ठीक है, नाम से आपको थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग रहा है, राइट, कुछ मतलब स्ट्रीमिंग हो रहा है। जब हम जैसे कोई क्रिकेट मैच लाइव स्ट्रीम होता है, राइट, क्रिकेट मैच जब चलता है उसको क्या बोलते हैं ना, लाइव स्ट्रीम हो रहा है। स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम मतलब कोई चीज चल रहा है, कंटिन्यूशन में है, और उसी को उसी वक्त दिखाया जा रहा है, उसको बोलते हैं लाइव स्ट्रीम। लेकिन कोई चीज ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद अगर आप उसको देख रहे हो तो उसको तो हम लाइव स्ट्रीम नहीं कहेंगे ना। जैसे क्रिकेट मैच हो जाने के बाद उसको देखते हैं, उसको हम हाईलाइट कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम मतलब जो लाइव चीज हो रहा है उसी वक्त उसको दिखाया जा रहा है। तो इसको हमें करना क्यों है, उसको करने से पहले मैं एक बताता हूँ। मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछता था, जब भी कोई मेरा क्वेश्चन था एलएम को, व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, या फिर कुछ भी व्हाट इज पाइथन, आप एक चीज नोटिस करेंगे, उसने पूरा आउटपुट जनरेट करा और हमें दिखा दिया। लेकिन हमारे पास जो चार्ट जीपीटी है वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। मैं पहले चार्ट जीपीटी को जाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे क्या करता हूँ, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन जो हम पूछ रहे थे। हमारा जो एप्लीकेशन था, मैंने हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या पूछते थे, कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन।
और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा और हमारे जो क्वेश्चन में आउटपुट आएगा, क्या दोनों का आउटपुट दिखाने का तरीका सेम है क्या? नहीं। पहले हम क्या करते हैं, मैं काम करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स को कमेंट कर देता हूँ, और मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछता हूँ, व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, और यहाँ पे भी व्हाट इज, सॉरी, हाँ यहाँ पे है व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, और यहाँ पे भी मैंने भेजा व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। यहाँ पे देखो अभी तक आउटपुट आया नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ नोटिस आ रहा है, मतलब धीरे धीरे आउटपुट दिखाता जा रहा है, मतलब फुल आउटपुट तो एक बार में नहीं दिखा रहा है, ये एक एक करके हमें आउटपुट दिखाता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, उसने पूरा मुझे वेट कर दिया, जब तक पूरा आउटपुट नहीं जनरेट हुआ है तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, मतलब जब तक पूरा आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है वो मुझे वेट करके रख रहा है, जैसे ही पूरा आउटपुट जनरेट होगा तो अब जाके वो मुझे पूरा आउटपुट दिखाएगा। लेकिन चार जीपीटी में तो ऐसा नहीं हो रहा है। चार जीपीटी में क्या हो रहा है, चार जीपीटी में लाइन बाई लाइन जैसे ही आउटपुट जनरेट होता जा रहा है वो मुझे दिखाता जा रहा है, तो वो बेटर है, वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए सही है। यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ रहा है, सपोज मान लो मेरा आउटपुट जनरेट होने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, तो मुझे 5 सेकंड तक टर्मिनल में वेट करा रहा है, उसके बाद जाके 5 सेकंड के बाद वो मुझे आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन चार जीपीटी में वो क्या करता है, वो 1 बाई 1 दिखाता जा रहा है। इसका मतलब चार जीपीटी में स्ट्रीमिंग हो रहा है, मतलब जैसे ही आउटपुट जनरेट होता जा रहा है वो मुझे दिखाता जा रहा है। लेकिन हमारे वाले एप्लीकेशन में स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्ट्रीमिंग ऑफ है। ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट स्ट्रीमिंग ऑफ है। तो स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम एक रिक्वेस्ट पैरामीटर है, ठीक है, जिसमें हम क्या पास करते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। स्ट्रीम में या तो ट्रू या तो फॉल्स। मैंने तो यहाँ पे कुछ नहीं पास किया, तो डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट फॉल्स होगा, तो इसलिए स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, पूरा आउटपुट जब जनरेट हो जा रहा है उसके बाद वो हमें आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे प्रोग्राम में स्ट्रीम हो, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। तो स्ट्रीम इक्वल टू जब ट्रू करूंगा तो वो क्या करेगा, वो फिर मुझे एज ए स्ट्रीमिंग की तरह आउटपुट देगा, मुझे डायरेक्ट आउटपुट नहीं देगा, मुझे वेट नहीं कर पाएगा 5 मिनट तक, 5 सेकंड तक। वो मुझे जैसे ही आउटपुट जनरेट होता जाएगा वो मुझे दिखाता जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सेम प्रोग्राम को मॉडिफाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे और एक पैरामीटर यूज करता हूँ, स्ट्रीम, ठीक है। और स्ट्रीम को मैं क्या करूंगा, स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू। जैसे ही मैंने स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू कर दूंगा ना, अब क्या करेगा, ये जो क्रिएट मेथड है, अब पहले ये क्या करता था, फुल आउटपुट जनरेट होने के बाद वो मुझे रिटर्न करता था, अब वो मुझे फुल आउटपुट तक वेट नहीं कराएगा। जैसे ही आउटपुट जनरेट होता जा रहा है वो ऑन द स्पॉट मुझे देता जाएगा। लेकिन हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जब स्ट्रीम इक्वल टू कुछ नहीं था, जब स्ट्रीम इक्वल टू कुछ नहीं है मतलब स्ट्रीम इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। तो अगर स्ट्रीम इक्वल टू फॉल्स है तो वो मुझे रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देगा, और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें डायरेक्ट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू है तो वो हमें डायरेक्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देगा नहीं, ठीक है। ये रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट सिर्फ तब यूज होता है जब हमें पूरा आउटपुट मिल चुका है, लेकिन अभी तो हमें पूरा आउटपुट मिला नहीं, तो क्या हमें आंसर फिर कैसे मिलेगा? हमें आंसर पाने के लिए हमें ये डायरेक्ट अप्रोच यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू है ना, वो हमें स्ट्रीम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। अगर स्ट्रीम इक्वल टू फॉल्स है तो वो हमें डायरेक्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, जिसके अंदर से हमें ये मिल जाएगा आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट। लेकिन अगर स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू है तो वो हमें एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एक मतलब एक बार में रिटर्न करेगा, ठीक है। एक साथ में रिटर्न नहीं करेगा, एक बार में, मतलब ऑन द फ्लाई। जैसे ही आउटपुट जनरेट हो रहा है वो मुझे रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, फिर आउटपुट जनरेट हुआ, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। यहाँ पे आउटपुट जनरेट होने का मतलब क्या है, मतलब टोकन्स वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब एलएलएम ने एक टोकन जनरेट किया, वो रिटर्न किया मुझे एज ए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, फिर से टोकन 2 जनरेट हुआ, फिर से स्ट्रीम 2, फिर टोकन 3, फिर स्ट्रीम 3, ऐसा करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम उस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लूप चलाएंगे तो अब जाके हम 1 बाई 1 आउटपुट को फैच कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें कैसे लूप लगाएंगे, ये बेसिकली एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, तो या इसको रेस्पॉन्स ना रखने से अच्छा मैं लिखता हूँ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट कर दूंगा और मैं अब लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो लूप कैसे चलाएंगे, फॉर इवेंट इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करेगा, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, एक एक करके ऑब्जेक्ट आता जा रहा है, एक एक करके ऑब्जेक्ट आता जा रहा है, और वो ऑब्जेक्ट इवेंट में असाइन होता जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इवेंट जो ऑब्जेक्ट है ना, मैं इसको फिर से और एक चेक लगाऊंगा। मैं पहले लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूँ, इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डेल्टा, then what I will do, print event dot delta then and equal to this। मैंने क्या करा, ये जो 3 लाइन मैंने लिखा यहाँ पे, देखो पहले सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू गया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हम रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था उसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसको उसके कन्वेंशन के हिसाब से दे रहा हूँ, मतलब जो रिलेटेड है, हमें स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें उस टाइप का नाम रखना चाहिए, नाम हमेशा थोड़ा मतलब रेलिवेंस होना चाहिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैंने इसको स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कर दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लूप चला रहा हूँ। और जब लूप चलाऊंगा, लूप में क्या होता है,
एक एक करके ऑब्जेक्ट आता जाता है। सपोज मान लो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के अंदर 10 ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, पहले स्टेप में ऑब्जेक्ट 1 आएगा, सेकंड स्टेप में ऑब्जेक्ट 2 आएगा, थर्ड स्टेप में ऑब्जेक्ट 3 आएगा, ठीक है। ऐसे करके एक एक ऑब्जेक्ट आएगा और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप नाम का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। और उसमें वो जो टाइप नाम का जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें मैं चेक कर रहा हूँ क्या एक रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डेल्टा है। तो अगर है तो ये इवेंट डॉट डेल्टा को प्रिंट करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हम देखते हैं कि ये चार जीपीटी जैसा आउटपुट दिखा रहा है कि नहीं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखा, ठीक है। तो पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा था इवेंट डॉट टाइप, इसका टाइप क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डेल्टा, मतलब एग्जैक्टली यही होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली यही है इसका मतलब उसके अंदर हमारा टेक्स्ट डाटा है और उसको प्रिंट करो, ठीक है। और वो टेक्स्ट डाटा किसमें, इवेंट डॉट डेल्टा में। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखो, अब आउटपुट कैसा आ रहा है, टोकन बाय टोकन आ रहा है, मतलब एक बार में आउटपुट नहीं दे रहा है। वो जैसे चार जीपीटी में हो रहा था ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है। ऐसा यहाँ पे क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैंने स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू कर दिया, ठीक है। इसके वजह से ये हो पा रहा है ऐसा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं, ये जो मैंने लाइन लिखा है इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है एक एक करके। तो अब क्या कह रहा है, मैंने जो लिखा है फॉर इवेंट इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, और इवेंट इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज मान लो ऐसे एक एक करके ऑब्जेक्ट है, तो ये एक एक करके हमें इवेंट में देता रहेगा। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू यहाँ पे है रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डेल्टा। अगर ऐसा है तो फिर क्या करो, तो फिर प्रिंट करो इवेंट डॉट डेल्टा। और फिर मैंने क्या करा, एंड इक्वल टू ऐसा करा। ऐसा भी क्यों करा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले हमारा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में एक एक करके ऑब्जेक्ट है, और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्या होता है ना, एक टाइप नाम का प्रॉपर्टी होता है। और टाइप नाम का प्रॉपर्टी हमें बताता है कि अभी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो आउटपुट है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सिर्फ आउटपुट रिटर्न नहीं करता है, आउटपुट के साथ साथ और भी बहुत कुछ रिटर्न करता है जो कि हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट से मतलब है, राइट। हमें सिर्फ आउटपुट दिखाना है। जो एलएलएम को जो मैंने क्वेश्चन बताया व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, वहां से जो आउटपुट आया था मुझे सिर्फ वही उसी को यूजर को दिखाना है, बाकी जो चीज है उसको हमें यूज नहीं करना है। तो इसीलिए मुझे यहाँ ये कंडीशन लगाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर टाइप यही है रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डेल्टा अगर है, इसका मतलब ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, ठीक है। इसी के अंदर टेक्स्ट बैठा है, जो जनरेटेड टेक्स्ट जो एलएलएम की तरफ से है वो इसी के अंदर बैठा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंडीशन मुझे लगाना पड़ा, इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू दिस। अगर ऐसा है तो क्या होता है कि जो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर एक डेल्टा नाम का भी प्रॉपर्टी होता है, उसी के अंदर हमारा जनरेटेड आउटपुट होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ रहा है, इवेंट डॉट डेल्टा। और जब मैंने ऐसा बोला उसके बाद मैं ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पाइथन में कोई चीज हम प्रिंट करते हैं और नेक्स्ट टाइम पे जब हम प्रिंट करते हैं ना, वो न्यू लाइन में आता है। मतलब मैंने ऐसा लिखा, ऐसा अगर लिखा प्रिंट हाई, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट हेलो, तो ये कैसे प्रिंट होगा, कंसोल में हाई और नेक्स्ट लाइन पे हेलो। तो ऐसा ही यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट पहले इवेंट डॉट डेल्टा को प्रिंट करेगा, उसके बाद अगर मैंने ऐसा नहीं दिखा तो नेक्स्ट आउटपुट जो आएगा वो भी फिर नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। तो मतलब मुझे एक एक करके ऐसा नीचे मतलब वर्टिकल वे में दिखेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाना है, हमें एक ही लाइन पे दिखाना है। तो एक ही लाइन पे अगर दिखाना है तो हमारे पास जो कीवर्ड आर्गुमेंट जो एंड है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एंड में क्या वैल्यू रहता है पता है, एंड बाय डिफॉल्ट बोलता है कि जो कुछ भी प्रिंट कर रहे हो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करो, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो मैं अब क्या करा, मैं ऐसा कर दिया, एंड इक्वल टू डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर दिया। मतलब मैं कुछ नहीं पास किया, मैं सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब इसके बीच में भी कुछ नहीं रख रहा हूँ। अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो बेवजह स्पेस भी दिखेगा बैकर में, वो भी मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे डबल कर बस। अब क्या करेगा, और प्रिंट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर था एंड कीवर्ड की वजह से, एंड क्या करता था, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, न्यू स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ। तो अब वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, आउटपुट को वहीं पे दिखाएगा, ठीक है। तो पहले इसको एंड को मैं पास नहीं करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं इसको ऐसा करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैं एंड को पास नहीं किया। अब आउटपुट देखना, जैसे आउटपुट पहले लाइन बाई लाइन आ रहा था ना, ये वर्टिकल वे में आएगा, मतलब एक एक करके एक एक वर्ड करके आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्या आ रहा है, एक एक लाइन पे आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये वाला लाइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने अनकमेंट किया और इसको फिर से कमेंट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही बस काम है। तो मतलब आपको यहाँ पे और एक डाउट आ रहा होगा, तो फिर ये रुक रुक करके चल कैसे रहा है फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप को, क्योंकि उसके ऊपर तो हमने कर दिया
एपीआई कॉल, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इक्वल टू जो भी एपीआई कॉल हमने करना था कर दिया है, वहां पे तो आउटपुट आ गया होगा। उसके बाद जब फॉर लूप चला वो कैसे फिर उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैंने बोला था हमारा क्या था, जब मैंने स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू कर दिया ना, ये करने में क्या हो रहा है पता है, हमारा जो क्लाइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो हमारा क्लाइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ओपन एआई है, यहाँ पे ओपन एआई है, ये क्या करता है इसके साथ एक कनेक्शन ओपन कर देता है और एपीआई कॉल भेज देते हैं, और वो तब तक वेट करता रहता है जब तक आउटपुट पूरा आ ना जाए। लेकिन ये तो पहले भी हो रहा था, नहीं पहले क्या हो रहा था, पहले जब स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू नहीं था वो पूरा आउटपुट आ गया क्लाइंट के अंदर, उसके बाद कनेक्शन क्लोज। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी कैसा हो रहा है, जस्ट जो मैंने फॉर लूप चलाया ना, फॉर इवेंट इन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, अभी भी कनेक्शन ओपन है, मतलब अभी भी क्लाइंट ओपन एआई के साथ कनेक्शन में है। तो फॉर इवेंट इन जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ ना, यह हमें दिख रहा है कि ये सिंक्रोनसली चल रहा है, लेकिन इंटरनली क्या होता है पता है, इंटरनली अभी भी ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट ओपनएआई सर्वर के साथ कनेक्शन में है, और जैसे ही एक एक करके आउटपुट आ रहा है वो एक एक करके स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में भेजा जा रहा है, और हमारा फॉर लूप उसके अंदर से एक एक करके निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, मतलब यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा एक बना दिया कोड को कि स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में जब तक ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में जब तक आउटपुट आ रहा है एलएलएम की तरफ से, तब तक इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते चलो। इसका मतलब यही है। तो इसीलिए हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और इवेंट को उसके मतलब स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर से एक एक ऑब्जेक्ट इवेंट में असाइन हो रहा है, और इवेंट के अंदर हम चेक करें कि इसका टाइप क्या है, पहले टाइप चेक करना पड़ेगा। अगर टाइप चेक नहीं करूंगा तो फिर प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट आउटपुट को प्रिंट करता हूँ। ये जो है ना, मैं इवेंट डॉट को भी हटा दिया, मैंने ये हटा दिया और इसको इंडेंट कर दिया इसके साथ। अब मैं क्या करा, इवेंट डॉट डेल्टा को डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। अब मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि उसका टाइप क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर से डेल्टा प्रिंट कर दो। तो अब ये हमें एट्रीब्यूट एरर थ्रो करेगा। देखो पहले इसका आउटपुट देखो, ये एट्रीब्यूट एरर थ्रो, देखो एट्रीब्यूट एरर। क्यों, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था हमारा जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है ना, ऐसा नहीं कि उसके अंदर हमेशा आउटपुट ही होगा, आउटपुट के साथ साथ और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, और उनका जो वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना इवेंट, उसके अंदर कोई डेल्टा नाम का प्रॉपर्टी होगा नहीं। डेल्टा नाम का प्रॉपर्टी सिर्फ उसी के अंदर होगा जो आउटपुट लेके आया है, जो आउटपुट लेके नहीं आया है उसके अंदर कोई डेल्टा नाम का प्रॉपर्टी है नहीं। तो इसीलिए हमें ये कंडीशन लगाना पड़ रहा है। कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन पहले चेक करो कि उसका टाइप क्या है। अगर टाइप यही है, इसका मतलब ये हमारा लिए आउटपुट लेके आया है, इसको कंसिडर करो। अगर ये नहीं है तो फिर उसको कंसिडर मत करो, क्योंकि वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। वो आउटपुट लेके नहीं आया है, वो कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा, वो कुछ मेटा डाटा होगा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, उसका कोई यूज नहीं है, उसको हमें यूजर को दिखाना भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंडीशन हमें ऐड करना कंपलसरी है। ये कंडीशन को ऐड नहीं करेंगे तो इवेंट डॉट डेल्टा हमें एट्रीब्यूट एरर थ्रो करेगा। ये ओप्स का कॉन्सेप्ट है, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाह रहे हो और वो प्रॉपर्टी उसके अंदर है नहीं, तो वो क्या एरर थ्रो करता है, वो करता है एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, तो इवेंट के अंदर कोई डेल्टा नाम का प्रॉपर्टी है नहीं, इसलिए उसने एट्रीब्यूट एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, तो बस यही था स्ट्रीम के बारे में, और कुछ नहीं है कि हमने कैसे चार जीपीटी में जैसा आउटपुट दिखा रहा है, कैसे उसको हम यहाँ पे भी दिखाएंगे। तो हमने वो भी करके देख लिया, और हमने अच्छे से समझ लिया कि कैसे हमें इवेंट में ऑब्जेक्ट एक एक करके असाइन हो रहा है, और कैसे उसके अंदर हम डेल्टा फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने दो चीज़ अच्छे से कवर कर लिया। पहला था क्या, मैक्स अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर टोकन्स। ठीक है, अच्छे से समझ लिया। और दूसरा ये था पहला, और दूसरा क्या है, स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू। और हम गोइंग फॉरवर्ड इसी को यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चार जीपीटी जैसा एप्लीकेशन अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर चार जीपीटी जैसा चाहिए तो हमें चार जीपीटी में जैसा आउटपुट दिख रहा है, जैसा यूजर एक्सपीरियंस है, ऐसे यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए हम गोइंग फॉरवर्ड जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे हम उसमें यही मेंशन करेंगे, स्ट्रीम इक्वल टू ट्रू। और आउटपुट कैसे फेच करेंगे, आउटपुट इस फॉर्मेट में फेच करेंगे, फॉर लूप लगा के। स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में एक एक करके ऑब्जेक्ट आएगा, उसको फेच करो, उसके बाद उसका टाइप चेक करो। ये कंपलसरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका टाइप चेक करो, अगर टाइप इसी में फॉल करता है, अगर यही है, ये प्रीडिफाइंड है, राइट। टाइप यही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ मन के हिसाब से लिखा हूँ, नहीं। टाइप्स कौन सा है, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट डेल्टा। ठीक है, ये तो याद रहेगा, क्योंकि रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट तो हम पहले भी लिखते थे यहाँ पे, जब हम सिंपल रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेते थे एलएम से। तो अब क्या है, अगर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसके साथ एक डेल्टा है, डॉट डेल्टा। अब आउटपुट कैसे मिलेगा, इवेंट डॉट डेल्टा से, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप ये दोनों पैरामीटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।